नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले खबर समस्तीपुर से, जहां रोसड़ा के एचडीएफसी बैंक के सीएसपी पर गांव के कुछ लोगों ने लूटपाट की घटना का अंजाम उनके साथ दिया है। वहां के संचालक के साथ इस दौरान मारपीट भी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से शख्स के साथ मारपीट की जा रही है। मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। मारपीट और लूटपाट की इस घटना की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 19 जुलाई की शाम 5 बजे की बताई जा रही है। तो सीएसपी संचालक के साथ मारपीट की ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से ये भीड़ जो है वो मारपीट करती हुई नजर आ रही है और मारपीट का ये वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ। पहले से शशिकांत महतो के यहाँ हमारा कुछ पैसा बाकी था, जिस पैसा को लेकर के हमने फोन पे उसको तगड़ा किया। तगड़ा करने के फोन पे ही उसने मेरे साथ गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद बिट्टू कुमार महतो, रामाकांत महतो, शशिकांत महतो, राजा कुमार अन्य सहयोगी के साथ आया और मेरे सेंटर पे लूटपाट किया। 67,000 रुपया ले लिया गला से। उसके बाद हम उनके साथ हाथापाई की। और अब बात विधानमंडल सत्र को लेकर जारी सियासत की। 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 30 जुलाई तक आयोजित मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने यह साफ साफ कह दिया है कि वो मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हंगामेदार होगा विधानमंडल का मानसून सत्र। मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार विपक्ष। विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष तैयार है। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस बार मानसून सत्र में लॉ एंड ऑर्डर, बाढ़, सुखाड़, कोरोना, टीकाकरण, जल जमाव, बजट सत्र के दौरान मारपीट, अफसरशाही जैसे मुद्दे हावी रहेंगे। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देना होगा, नहीं तो हंगामा होगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि महिलाओं का सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना काल में जो लूट हुआ है सरकारी तंत्र के द्वारा, उस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। विधायकों को जो सुरक्षा नहीं मिला, विधायकों को उनका सम्मान वापस नहीं लौटा। 26 तारीख को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। उसमें हम दोनों सदन के लिए अलग अलग रणनीति तय करेंगे कि विधानसभा में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और परिषद में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि हम सरकार को घेरेंगे, उनसे जवाब देंगे और उनकी विफलताओं को उजागर करने का काम करेंगे। सत्र को लेकर सरकार तैयार, हर सवाल का मिलेगा जवाब। मॉनसून सत्र को लेकर सरकार तैयार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को मर्यादा में रहकर पूछे गए उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा। पूरी तरह से तार्किक बहस के लिए कभी तैयार नहीं रहा। उनका मकसद हुड़दंग और हंगामा करना है, जो अभी दिख भी रहा है। मैं तो तेजस्वी यादव जी से कहूँगा कि अगर आप सार्थक बहस चाहते हैं तो सदन के पटल पर सरकार हर विषय का जवाब देने को तैयार है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तहत विपक्ष के द्वारा एक एक सवाल का जवाब सरकार देगी। हम हर एक योजनाओं को डाटा के साथ तमाम वो काम जो किए हैं हम जनता तक पहुंचाएंगे और विपक्ष के जवाब को भी करारा रूप से देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर को देखकर कहा जा सकता है कि विधानमंडल का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनप्रतिनिधि अपनी सियासत के बीच जनता के मुद्दों को कितनी तरजीह देते हैं। अमित कुमार, संवाददाता, न्यूज 18। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इस पर्व को संपन्न कराने में करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, लेकिन इस पवित्र पर्व को भ्रष्ट अधिकारी लूट पर्व में बदल रहे हैं, जिसका खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है। आपको दिखाएंगे कि कैसे लोकतंत्र के महापर्व में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है, कैसे चुनाव में सरकारी राशि की बंदरबांट की गई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक वेंडर ने 10 से 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया। चुनावी खर्च के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट। विधानसभा चुनाव में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। फर्जी बिल देकर लगाया करोड़ों का चूना। अधिकारियों की मिलीभगत से लूट का खुलासा। न्यूज 18 के हाथ जो कागजात लगे हैं वो बताते हैं जो किस तरीके से
फर्जी बिल जो है वो जमा किया गया और उसे निकालने का प्रयास किया गया। ये संयोग रहा जो जिला पदाधिकारी बदल गए और नए जिला पदाधिकारी ने इस मामले की जब जांच कराई तो सिर्फ एक वेंडर के जो बिल थे उसमें 70% गड़बड़ी पाई गई। नए डीएम की जांच में खुलासा हुआ है कि 2 रुपए की मोमबत्ती 29 रुपए में खरीदी तो 50 रुपए के झाड़ू के लिए 98 रुपए का बिल दिया गया। कई सामान के दाम से ज्यादा तो उसका किराया वसूला गया। ये बड़ा घोटाला मधेपुरा में विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान हुआ। चुनावी सामग्री सप्लाई करने वाली एजेंसी ने 10 से 15 करोड़ का फर्जी बिल दिया। शुरुआती जांच में ही 5 से 10 करोड़ के 9 बिल को फर्जी पाया गया। बाद में करीब 10 करोड़ के बिल की जांच कराई गई तो उसमें भी 6 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा पाया गया। एजेंसी को पहले के डीएम ने 2 करोड़ 95 लाख एडवांस भी दे दिया था। ऐसे में एजेंसी को 15,37,000 रुपए को जमा करने का आदेश दिया गया जो अब तक जमा नहीं हुआ है। जांच करवाए तो एक वेंडर का बिल 10-10 करोड़ था तो उसको 7-7 करोड़ कट जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्जी बिल दिया जाता है और कितना बड़ा फर्जी घोटाला होता है। स्थानीय लोगों को शुरुआत में ही लग गया था कि टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है। अब जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। मधेपुरा जिले में मुझे तो पहले ही आशंका हो गया था कि ये हनी मनी के सप्लायर को टेंडर मिल रहा है। हमने उसके खिलाफ आरटीआई जब लगाया तो उस आरटीआई का संतुष्ट जवाब मुझे नहीं मिला और मुझे बरगला कर जवाब दिया गया। लोकतंत्र के महापर्व में इस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर पैसों का बंदरबाट होना, लूट करना, ये अत्यंत ही दुखद है। सूत्र बताते हैं कि सभी फर्जी बिल की निकासी का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर डीएम का ट्रांसफर हो गया और जब नए डीएम ने बिल की जांच कराई तो पूरा घोटाला परत दर परत खुलने लगा। 29 करोड़ का बिल 13 करोड़ हो गया। सिर्फ सहरसा जिले के विजय श्री प्रेस नामक वेंडर के 9 बिल पूरी तरह फर्जी पाए गए, जिसकी राशि 5 से 10 करोड़ की बताई जा रही है। बाकी बिल की भी जब जांच हुई तो उसमें भी सप्लाई किए गए सामान की मात्रा, संख्या और गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया, जो 7 करोड़ से अधिक का था। एडीएम की माने तो हर गलत बिल की राशि काटी गई है और जो उसमें से गलत विपत्र था या इन्फ्लेटेड विपत्र था उसको राशि को क्रॉस करके काट करके वो बिल को शुद्ध किया गया और उसी के अनुरूप भुगतान किया गया। पूरे घोटाले में सीनियर अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। अगर अधिकारियों की साठगांठ नहीं होती तो घोटाला नहीं होता। कि वर्तमान में होने वाले पंचायत चुनाव और आपदा में भी उसी वेंडर को काम दिया गया है, जबकि उस वेंडर ने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, उस पर कार्रवाई के बदले जिला प्रशासन उसे एक बार फिर नया काम देने जा रही है। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के गुड़िया चमन गांव में स्विच गेट के पास बांध टूट जाने से कई गांव में अब बाया नदी से कटाव का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका से गांव वाले पलायन करने को सोच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि गुहार के बावजूद प्रशासनिक टीम जो है हालात की सुध लेने को तैयार नहीं है। लोगों ने स्विच गेट के पास टूटे हुए बांध की मरम्मत कराने की मांग की है। तो गुड़िया चमन गांव के लोग देखिए किस तरीके से डरे हुए हैं और इस डर की वजह है स्विच गेट के पास बांध का टूटना, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि लोगों की तरफ से प्रशासन से बार बार मदद की गुहार लगाई जा रही है ताकि इस बांध को ठीक किया जा सके, लेकिन कोई इनकी सुध ही नहीं ले रहा। सहरसा में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे केदली पंचायत के होरील टोला में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टोले के करीब 150 लोगों का घर पानी में समा चुका है। जहां पहले लोगों का घर हुआ करता था, आज कोसी की मुख्य धारा उन जगहों पर बह रही है। लोग किसी तरह अपने परिवार और मवेशियों को लेकर पलायन करते हुए जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अब तक प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। अभी हम मौजूद हैं नवट्टा प्रखंड के होरील टोला में
हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है कोसी नदी यहाँ से जो है बह रही है। कभी यहाँ पे जो है बस्ती हुआ करता था आज से महज कुछ दिन पहले, लेकिन कोसी का जो है मुख्य धारा जो है इसी होके गुजर रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो है माल मवेशी जो है एक ऊंचे जगह पे लेकर के लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इस गांव में एक ऊंचा जगह यही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो है माल मवेशी जो है बाहर में ही जो है यहाँ पे है। और जहाँ तक सुविधा की बात है तो अब तक जो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है, कितने घर थे यहाँ पे? यहाँ सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गया। ये बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। ये केदली पंचायत का होली टोला है और इन लोगों का मुख्य बिजनेस यही था, दूध खरीदना और बेचना। अपना मवेशी का दूध ये लोग बेचते थे, लेकिन माल मवेशी भी भूख से मर रहा है। आज तक कोई प्रशासनिक रूप से या प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कोई इन लोगों का शुद्धि लेने के लिए नहीं आया है। जी बिल्कुल सही, ये ग्रामीण थे। यहाँ पे जो है कोसी का कहर इस तरह है जो यहाँ पे चार और चारा जो है दोनों नदी में विलीन हो चुका है। और हम यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह जो है एक ऊंचे जगह पे ये जो है बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहिए। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? बाढ़ पीड़ित है, इसलिए परेशानी हम लोग हो रहा है। खाने पीने में कुछ नहीं मिला। तो ये ऊंचा जगह है, बच्चे हैं, ऊंचे जगह बैठे हुए हैं हम लोग, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग आदमी, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? यहाँ पर हम लोग जो है कोसी का पानी इतना बढ़ गया, हम लोगों को खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है। घर में भी जो अनाज है वह पानी है, पानी में कोई न पकाने का कोई व्यवस्था है न कोई खाने का व्यवस्था है। और यहाँ पर हम लोग जो किसी ढंग से चौकी पर खड़ा होकर, नीचे में पानी बह रहा है, चौकी पर हम लोग बैठ करके अपना समय को बिता रहे हैं। माल मवेशी पानी में खड़ा है और सरकार की तरफ से और प्रखंड की तरफ से न बीडीओ है न सीओ है, कोई सब यहाँ से विस्थापित, यहाँ से सारा कहा जो यहाँ ट्रांसफर हो गया है। कोई सुविधा हम लोगों को खाने का भी नहीं। यहाँ पर हम लोग 4 रोज से भूखे हैं। जी आप सुने, ये स्थानीय लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। उनका साफ तौर पे कहना है इस आपदा के घड़ी में जो है ना यहाँ पे वीडियो है और ना ही सीओ है। वो जो है सिर्फ यहाँ पे जो है राहत के इंतजार में है ये लोग, लेकिन इनकी सुधि लेने वाला जो है अब तक कोई नहीं है। कोई अब तक जो है यहाँ देखने तक नहीं आया है कि किस हालात में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी समा गया है। बथनाहा प्रखंड के नरहा में महुआबा जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क से आवाजाही कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के माने तो इस सीजन में ये तीसरी बार ऐसा है जब सड़क पर पानी आ चुका है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तीसरी बार आ गया, तीसरी बार है। हाँ, बढ़िया रहा है, पानी बढ़िया रहा है। कई गांव का संपर्क टूट जाता है पानी पर आ जाने से? कम से कम 10 गांव का संपर्क टूट जाता है। उफान पर नदियां, दहशत में जान। टूटा बांध, गांव में घुसा पानी। कोसी का कहर, नदी में विलीन हुआ घर। सड़क पर बह रहा पानी, जोखिम में जान। कुदरत की मार, दर्द बेशुमार। और बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नाबालिग बच्ची की शादी के मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यूपी के गोंडा से बच्ची को बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि पुलिस बच्ची को लेकर कस्बा जो है वो पहुंची हुई है। 15 जुलाई को गढ़बनेली में बच्ची की शादी करा दी गई थी। सौतेली मां और सगे पिता पर बच्ची को 80,000 में बेचने का आरोप लगा था। जो नानी है, जो गांव के लोग हैं, वो बच्ची की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे थे और बच्ची को लेकर कस्बा पहुंची हुई है पुलिस। बच्ची को बरामद कर लिया गया है। 15 जुलाई को गढ़बनेली में बच्ची की जबरन शादी करा दी गई थी।
और सहयोगी प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, बच्ची की बरामदगी कर ली गई है, अब बच्ची के स्टेटमेंट से किसी तरह की बात सामने आई है कि क्या माँ बाप ने जानबूझकर बच्ची को बेचा? जी विभा, अभी हमारी बात हुई है थोड़ी देर पहले थाना प्रभारी, कस्बा थाना प्रभारी से, और उन्होंने कहा कि जो बच्ची को गोंडा जिला, जो यूपी के गोंडा जिला से भी काफी अंदर है, 70 किलोमीटर दूर, वहां से बरामद करके लाया गया है थाना, और इसके बाद उसको अब कोर्ट में बयान करवाया जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। परिजनों ने जो आरोप लगाया था कि 11 साल की बच्ची थी और वो आधार कार्ड में भी 11 साल ही उम्र दिख रहा था, छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची का उनकी सौतेली माँ और उनके पिता पर आरोप था कि उन्होंने शादी करवा दिया और उनको बेच दिया गया था, इस तरह का आरोप लगाया गया था। तो इसके बाद से थाना में उसकी बच्ची की नानी के द्वारा एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस यूपी के गोंडा जिला जाकर उस बच्ची को बरामद करके लाई है। फिलहाल अब कोर्ट में क्या बयान देती है बच्ची और जांच में क्या मामला सामने आता है, ये देखना है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। गया में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको वो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं कि किस तरह से लाठी और डंडों से लैस दर्जनों लोग एक घर में, सामने घर के बाहर आपको नजर आ रहे होंगे, घर का ग्रिल बंद था, दबंगों ने ग्रिल में जोरदार धक्का दिया और ग्रिल खोलकर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दबंग घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। इस हमले में घर में रह रही एक गर्भवती महिला को चोट भी आई है। मामला मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर दो युवकों में पहले मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने घर पर धावा बोला। अपराधी किस्म के ये दर्जनों लोग हाथों में लाठी डंडे से लैस इस घर में पहुंचे थे। ईंट पत्थर घर पर बरसाई गई। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, घर में सिर्फ 2 महिलाएं ही थीं और इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर चुकी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यही घटा है कि अंदर हेल के सब मारपीट किया है, तोड़फोड़ किया है, पसवान है वो सब। हाँ, पूरा अगल बगल सब तोड़फोड़ के मार चूर के सब निकल गया है। क्या वजह था? हैं? वजह क्या था? क्या कोई हल्का फुल्का बाहर आती था। हम लोग सास को तो बैठे हुए थे और उधर से एक बैग सब लोग इकट्ठा हो गए। गेट लगा हुआ था, मेन गेट, हम लोग इधर से गेट लगा दिए, उधर से आए, तोड़ा फोड़ी करने लगे, डंटा डंटी सब करने लगे, तो हम लोग अंदर बंद हो गए। फिर उन लोग को घुसने में नहीं बना तो फिर ईटा पत्थर सब करने लगे। उसी चक्कर में हमको थोड़ा चोट भी लग गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर विपक्ष पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर सदन को चलने नहीं दे रहा। ये देश की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कृषि सुधार कानून में एक भी खामी नहीं बता पाया। उनसे बात की संवाददाता अमितेश कुमार ने। बात करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से। सर, संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष संसद के भीतर हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाहर किसानों की तरफ से आज धरना दिया जा रहा है। मुद्दा है किसानों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पे चाहे उस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हम करने को तैयार हैं। उसके बावजूद भी संसद को नहीं चलने देना एक तरह से इस देश की जनता के साथ अन्याय है। जहां तक किसानों के मुद्दे की बात है, माननीय कृषि मंत्री शुरू से कह रहे हैं कि आपको इस बिल में जो ऐतराज है बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन भारत की संसद ने जो बिल पास किया है वह कुछ किसानों नेताओं के निर्णय के कारण इस पूरे कानून को खत्म कर दिया जाए, इस तरह से न कभी हुआ है और न कभी भविष्य में भी होगा। संसद भारत के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। आप अगर उसमें लग रहा है कि कोई कानून में कोई खामी, आप बताइए खामी। आज तक एक खामी भी किसान नेता नहीं बता सके, केवल उनका यही कहना है कि ये बिल वापस लो। क्यों लो इसका वो भी नहीं जानते हैं।
संसद से सड़क तक अब इस पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जो जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको भी लेकर के हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने भी, दूसरी तरफ आरजेडी ने भी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था। एक तो विपक्ष में खुद शरद पवार जी ने इस बात को कहा है कि इस कानून में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। कानून रिजेक्ट करने की बात कोई नहीं कहता है, यह केवल वो व्यक्ति कहते हैं जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिस पेगासस इशू की बात है, जब स्वयं आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में आकर के बयान दे दिया, आज वह पुनः राज्यसभा में बयान देने जा रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि कोई किसी तरह का कानून या किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं हुआ है। जब कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ है यह, तो फिर इस पर बहस का मुद्दा कहाँ है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति है, तो क्या इसका असर टीकाकरण पर भी पड़ेगा? जी नहीं, टीकाकरण के लिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है और इसकी शुरुआत की गई है बिहार के मुजफ्फरपुर से। टीका वाली नाव से टूटेगी कोरोना की कड़ी। मुजफ्फरपुर में टीका वाली नाव से टीकाकरण। छोटी कोशिशों से जीतेंगे कोरोना की बड़ी जंग। इस इलाके में बाढ़ आई है, लेकिन ये टीकाकरण को रोक नहीं पाएगी। देखिए इन तस्वीरों को जो बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। यहाँ लोगों के टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव चलाई जा रही है। सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, इसलिए और उनका वैक्सीनेशन छूट ना जाए, इसलिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य कर्मी पूरे इंतजाम के साथ इस नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके में जाते हैं और लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 ANM, 2 जो है आपका डाटा ऑपरेटर जो कि डाटा ऑपरेट करेगा, 1 गोताखोर और नाविक है जो नाव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घर घर घूमेगी और आवश्यकता के अनुसार लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। प्रशासन की इस मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करना है। इतने ज्यादा लोगों का कर सकें वैक्सीनेशन टीम एक दिन में, उनको लक्ष्य दिया गया, लिमिट नहीं किया गया कि आप इतना ही करें, और सफिशिएंट मात्रा में उनको वैक्सीन भी दी गई है। कोरोना से लड़ने के लिए टीका बेहद जरूरी है, ये बात अब ज्यादातर लोग समझ चुके हैं। तभी जब ये नाव नदी के किनारे लगती है तो लोग टीका लगवाने आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।